हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन इस एपीएस की ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी बुक का जो 16वां चैप्टर है, जिसका शीर्षक होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, या फिर साथियों मैं ऐसे कहूँ कि चैलेंज फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि लगभग 200 ईयर्स की एक लंबी गुलामी के पश्चात हमारा देश अंग्रेजों की आज़ादी के या अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। जो हमारे देश को आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को मिली थी दोस्तों। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है कि हमें आज़ादी कब मिली। मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना चाहता हूँ आज़ादी से पहले हमारे देश के समक्ष जो चुनौती थी दोस्तों, वो महत्वपूर्ण चुनौती थी स्वतंत्रता की। क्योंकि हमारे देश के लिए स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों के गुलाम हो चुका था, इसलिए हमारे सामने उस समय जो एक महत्वपूर्ण चुनौती थी दोस्तों, वो थी आज़ादी। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि साथियों, जो चुनौतियाँ शब्द होते हैं या चुनौती जो शब्द होते हैं, चुनौती हम आमतौर पर उसे ही कहते हैं जिस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर लें, या ऐसे कहूँ कि जिस कार्य में सफलता निश्चित हो। प्यारे बच्चों, हम आमतौर पर चुनौती उससे ही कहते हैं जिस कार्य में सफलता निश्चित हो, चाहे उसके लिए हमें प्रयत्न ज़्यादा करना पड़े, लेकिन प्रयत्न ज़्यादा करने के बावजूद भी अगर हमें अपना लक्ष्य, अपना टारगेट प्राप्त नहीं होता, तो वो हमारे लिए कभी भी चुनौती नहीं हो सकती। तो साथियों, समझ में आया होगा, चुनौती शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यों से होता है जिन कार्यों में सफलता कैसी होती है, निश्चित। ऐसा कोई हमें कार्य सौंप दिया जाए जिस कार्य में सफलता निश्चित नहीं हो, तो साथियों वो हमारे लिए कभी भी चुनौती नहीं होगी।
प्यारे बच्चों, आज़ादी के बाद क्या चुनौतियों का सिलसिला खत्म हो गया? क्या हमारे देश के सामने एक मात्र यही चुनौती थी, अंग्रेजों से आज़ादी पाना? ऐसा नहीं है कि हमारे सामने आज़ादी के पश्चात कोई चुनौती नहीं रही। बहुत सारी चुनौतियां थीं जिनका हमने सामना किया और सामना करते आ भी रहे हैं, और चुनौतियां कभी खत्म होती भी नहीं है जीवन में। आगे हमें चुनौतियों का सामना करना भी होगा। तो बच्चों, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के तत्पश्चात हमारे देश के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। वो महत्वपूर्ण चुनौती थी हमारे देश का आर्थिक विकास, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जिसके कारण हमें अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक वो स्तर देना था जो एक देश के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चुनौतियां थीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बात करूं तो साथियों, इसमें दो चुनौतियां दे रखी हैं। एक दे रखी है मुद्रास्फीति और दूसरी दे रखी है बेरोजगारी। तो पहला पॉइंट जो होगा हमारा, मैं आगे टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, अपने पॉइंट पे चलते हैं हम। और वो हमारा पॉइंट होगा दोस्तों, मुद्रा स्फीति, या साथियों मैं ऐसे कहूं मूल्य वृद्धि। जिसे दोस्तों इन्फ्लेशन कहा जाते हैं। तो हमें समझना ये है कि मुद्रास्फीति होती क्या है। सामान्य शब्दों में मैं कहूं दोस्तों, तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना ही क्या कहलाते हैं? मुद्रास्फीति कहलाते हैं। किसी भी एग्जाम्पल की दृष्टि से हम इसको समझ सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं, वो बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं मार्केट से, लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि हम अधिकांश वस्तुओं की जो कीमत है वो पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अधिक क्या करते हैं? अदा करते हैं। I mean, मैं जो कहना चाह रहा हूँ साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हम मार्केट से कोई वस्तु परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो इस वस्तु की जो कीमत है ये कीमत हमें पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अधिक देनी पड़ती है।
जब हम पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा वस्तुओं की कीमत अधिक अदा कर रहे हैं तो यही क्या है, मुद्रास्फीति है। मैं आशा करूंगा समझ में आया होगा। मैंने कहा साथियों कि हम अधिकांश अपनी आवश्यकता की वस्तु होती हैं और अधिकांश आवश्यकता की वस्तुओं की जो कीमत हम अदा करते हैं वर्तमान में, वो पिछले वर्षों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले उसकी कीमत कम थी, अब कीमत उसकी ज़्यादा हो गई। ये जो अंतर है कम और अधिक का, यही क्या कहलाता है साथियों? मुद्रास्फीति कहलाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट में सब्जियों की जो कीमत है उस कीमत में आपने वृद्धि देखी तो ये क्या मुद्रास्फीति है? अगर बाजार में सब्जी की कीमत कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है तो क्या ये मुद्रास्फीति है क्या? साथियों नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुद्रास्फीति में किसी एक वस्तु का जिक्र नहीं किया जाता साथियों। इसमें वस्तुओं का समूह होते हैं। जब एक वस्तु के समूह में जब एक वस्तुओं के समूह में औसतन उनकी जो कीमत होती है उस औसत कीमत से अधिक क्या होती है, वृद्धि होती है, या औसत कीमत से हमें अधिक अदा करना पड़ते हैं, तो वो मुद्रास्फीति है। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगा। वस्तु के समूह में अगर मूल्य वृद्धि होती है या उसकी कीमत में वृद्धि होती है तो वही क्या कहलाएगी, मुद्रास्फीति। हमने कीमत शब्द पढ़ा, तो कीमत शब्द होता क्या, किसे कहते हैं कीमत साथियों? कीमत कहते किसे हैं? किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, कीमत की मैं बात करूं साथियों, किसी देश की मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी देश के मौद्रिक अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की एक इकाई के बदले मुद्रा की जितनी इकाइयों का लेन देन किया जाता है
वह उस वस्तु की क्या कहलाती है दोस्तों? कीमत। आपने साथियों 9th क्लास में विनिमय पढ़ा होगा, और विनिमय दो प्रकार का था, एक वस्तु विनिमय और दूसरा था मुद्रा विनिमय दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, जब वस्तु के बदले में वस्तु दी जाती है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है, और जब वस्तु के बदले में मुद्रा दी जाती है और मुद्रा ली जाती हो तो उसे मुद्रा विनिमय कहते हैं। तो साथियों उसी संदर्भ में कहा गया कि एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो? मौद्रिक, जिसमें मुद्रा का क्या हो? प्रचलन हो। ऐसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की एक इकाई के बदले में मुद्रा की जितनी इकाइयों का लेन देन किया जाता है साथियों, वह उस वस्तु की कीमत कहलाती है। और इस कीमत में क्या होता है? मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव साथियों। आपको मैं बता दूं, मुद्रास्फीति और एक दूसरा होते हैं मुद्रा अपस्फीति। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं साथियों। अपोजिट कैसे होते हैं? क्या हमें ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता जिसकी पहले कीमत अधिक थी अब बाद में कम हो गई? ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ती जाती है। कुछ वस्तु ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत में कमी होती है पहले की अपेक्षा। तो क्या साथियों दोनों को एक साथ आंका जाएगा? क्या किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है, दूसरी वस्तु की कीमत में कमी हुई है, दोनों एक ही बात है? क्या दोनों को हम मुद्रास्फीति कहेंगे? नहीं कहेंगे। मुद्रास्फीति में साथियों वस्तुओं के जो कीमत है उस कीमत में वृद्धि होती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति में वस्तुओं की कीमत में कमी होती है। चलो ये बात तो समझ में आई होगी आपको कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा अपस्फीति किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति कहलाती है, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है क्या कहलाती है? मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। इट इज ओके। लेकिन साथियों बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर गूंज रहा होगा कि फिर आखिर ये वस्तुओं की कीमत में वृद्धि क्यों होती है और कमी क्यों होती है? कभी तो बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों इकोनॉमिक्स का एक नियम है, मांग और पूर्ति का नियम। वैसे तो मैं इसके बारे में कोई लंबी चर्चा करने वाला नहीं हूं साथियों, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी नहीं है। पर थोड़ी मैं इसके बारे में बात करूं, मांग और पूर्ति का नियम बहुत बड़ा है। शॉर्ट और संक्षिप्त में हम बात करें तो साथियों जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, गौर फरमाइएगा,
जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है और वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, उसका संबंध होता है दोस्तों मांग और पूर्ति से। मांग और पूर्ति से कैसे कि जब एक देश में किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा साथियों, तो ये मांग हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसी रहेगी, संतुष्ट। समग्र मांग और समग्र पूर्ति हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। जब किसी वस्तु के प्रोडक्शन में, उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसकी मांग धीरे धीरे क्या होने लगती है दोस्तों, संतुष्ट होने लगती है। उसकी मांग में कमी होने लगती है, या मैं कह सकता हूं कि जो उत्पादन हुआ है वो उत्पादन मांग के अकॉर्डिंग कैसा होगा, अधिक होगा। और जब मांग के अकॉर्डिंग अधिक होगा तो साथियों उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, कमी। फिर से गौर फरमाइएगा, जब एक देश के उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है, प्रोडक्शन अधिक होते हैं, तो साथियों उस देश की जो मांग है वो मांग क्या होने लगती है, संतुष्ट। और जब मांग संतुष्ट होगी तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत निश्चित रूप से कैसी होगी दोस्तों, कम। पूर्ति का संबंध दोस्तों उत्पादन से है, मांग का संबंध हमारी इच्छाओं से है दोस्तों, हमारी जरूरतों से है। माना कि साथियों ये जो हमारे पास चौक है ये मेरे पास एक ही है और इसको खरीदने वाले 20 हैं, तो क्या मैं इस चौक को ऐसे व्यक्ति को बेचूंगा जो कम से कम कीमत देगा? नहीं बेचूंगा साथियों। मैं चाहूंगा कि इस चौकी में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत अदा कर सकूं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कब मिली मुझे? जब मेरे पास वस्तु की मात्रा सीमित होगी तब। क्योंकि साथियों चौक एक है और खरीदार कितने, इसके 20। तो यही फंडा होता है दोस्तों कीमत का। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके पीछे उसकी मांग होती है, क्योंकि हो सकता है उस वस्तु के उत्पादन में कमी हो और उसकी मांग अधिक हो। तो साथियों जो हमारी मुद्रा है वो उन जो निश्चित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के पीछे ही भागती है। क्या समझे आप? मैंने कहा कि एक वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, दूसरी वस्तु की कीमत कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि साथियों जब एक देश अपने देश की ज़रूरतों से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता, या मैं ऐसे कहूं कि अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते उस देश के उद्योग धंधे, तो उन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर दी जाती है। और जब एक वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होते हैं और उसकी मांग कम हो जाती है साथियों, तो उस वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कम। क्योंकि जब वस्तु कम होती हैं, सीमित होती हैं, तो हमारे देश की मुद्रा का अधिकांश भाग उस वस्तु के पीछे भागते हैं। हमारे देश की
जो मौद्रिक स्थिति है, या हम कह सकते हैं हमारे देश की जो मुद्राएं हैं, वो मुद्रा उन वस्तुओं के पीछे भागती है, इसलिए उस वस्तु की कीमत में क्या होती है, वृद्धि। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है अंदर, सीधा सा फंडा है। जब एक देश के उद्योग धंधे उस देश की मांग को पूरा करते हैं तो सीधी सी बात है उस देश में मुद्रास्फीति कम पाई जाएगी, क्योंकि उस देश में वस्तुओं की कीमत में वृद्धि नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब एक देश के उद्योग धंधे उस देश की मांग को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। लेकिन जब एक देश में उत्पादन कम हो रहा है और मांग उसकी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है उस वस्तु की कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। इट्स ओके साथियों,